स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैदराबाद का विलय। तो लास्ट क्लास के टॉपिक में बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि रजवाड़ों को अपनी भारतीय संघ के अंदर किस तरीके से शामिल किया जाए। यानी कि जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत जो है बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड था, पहला ब्रिटिश इंडिया और दूसरा जो थे वो रजवाड़े थे। यानी कि जो राजा की नस्लें चलती हुई आ रही थी, उनके शासक उन देशों पर आज भी, उन स्टेटों पर, राज्यों पर आज भी शासन कर रहे थे। तो उनको कैसे ना कैसे करके भारतीय संघ के अंदर शामिल करना था। तो जितने भी हमारे रजवाड़े थे, लगभग 565 कुछ थे, तो उन सब रजवाड़ों को मतलब इतनी मुश्किल नहीं हुई अपने भारतीय संघ के अंदर शामिल करने में। ठीक है, वो अच्छे से समझ गए और जल्दी से भारतीय संघ के अंदर शामिल भी हो गए। बट कुछ रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारतीय संघ के अंदर शामिल करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, उनमें से कोई एक पहला था हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। तो ये सब रजवाड़े ऐसे थे जिनको बहुत मुश्किल हुआ अपने भारतीय संघ के अंदर शामिल करने के लिए। ठीक है, तो हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या क्या था इसमें। तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। इन्होंने भारतीय सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थित बहाल करने का समझौता किया, जिसके लिए भारतीय सरकार मान भी गई थी। कम्युनिस्ट, बट उसके बाद क्या हुआ, इनके रजवाड़े के अंदर ही कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के कांग्रेस के नेतृत्व में उनके रजवाड़े के ही किसान और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। जब उन्होंने यथास्थित बहाल करने का समझौता कर लिया था भारतीय संघ से, जो उनके रजवाड़े के सारे मतलब नागरिक थे, उनका पूरा मन यही था कि वो भारतीय संघ के अंदर मिलकर रहें और उसी देश के अंदर बने रहें, यानी रजवाड़े का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी शर्तें रखी गई, भाई हमें इतने पैसे चाहिए या फिर हर साल इतना अमाउंट हमें पे होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ शर्तें थी वो रखी उन्होंने। तो इससे उनकी जनता जो है वो नाराज़ हो गई और उनके खिलाफ ही क्या करा, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो आंदोलन शुरू कर दिया, तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल या फिर रजाकर को लगा दिया। इसमें क्या था, ये बेसिकली यूज किया जाता है अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को स्थापित करने के लिए। यानी कि इसका जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट यूज़ होता है वो होता है बेसिकली आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। यानी देश के अंदर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा को परेशान कर दे, तो सैनिक बल को हम छूट दे देते हैं कि आपको आंतरिक सुरक्षा सेव करनी है, चाहे जिस पे शक हो, मतलब उस पर अपने कार्रवाई आप कर सकते हो। तो उन्होंने इसका सहारा लिया। यानी कि जो जो आंदोलन कर रहे हैं या तो उनको मार दीजिए या फिर उनको जेल में डाल दीजिए। तो ऐसे कई सारी हमारी जो है उन्होंने वो लगा दी गए, कानून लगा दिए। ठीक है, अपने देश के आंदोलन को ही ख़त्म करने के लिए। बट क्या हुआ, इसके जवाब में भारत सरकार ने भी उन्हें कुछ दिया। यानी कि इसके जवाब में भारत सरकार ने क्या किया, सितंबर 1948 को सैनिक कार्यवाही द्वारा निज़ाम को अपना आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया पूर्ण रूप से। और इस प्रकार फाइनली हमारी हैदराबाद की रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गई। तो ये था हमारा कुछ प्रोसेस हैदराबाद का। यानी कि जब उन्होंने सैनिक बल का यूज़ किया तो इसके जवाब में भारतीय सरकार ने क्या किया, सितंबर 1948 में ठीक एक साल बाद तो उन्होंने कर दिया सैनिक कार्रवाई द्वारा निज़ाम को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो आत्मसमर्पण करने मजबूर हो जाएं, यानी कि अपनी रियासत को छोड़ने में मजबूर हो जाएं। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या हुआ, हैदराबाद भारतीय संघ के अंदर मिल गया। अब एक टॉपिक और देखते हैं मणिपुर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमें टॉपिक मिलता है मणिपुर रियासत के विलय के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मणिपुर के अंदर भी एक राजा का शासन चलता हुआ आ रहा था, बट उसका देखो भारतीय संघ के अंदर कैसे मिलन हुआ। मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, यानी मणिपुर के अंदर जो आंतरिक स्वायत्तता है वो बनी रहे, इसको लेकर राजा बोधचंद्र सिंह, जो वहाँ के राजा थे, राजा बोधचंद्र सिंह, ये याद रखने वाला नेम है, वह भारत सरकार के बीच क्या हुआ, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप वहाँ पर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। जून 1948 में चुनाव हुए। अंततः लास्ट वन में हमारा ये आता है कि भारत सरकार मणिपुर को भी भारतीय संघ में लाने में सफल रही। तो ये था हमारा मणिपुर का टॉपिक। बेसिकली इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक ये है नहीं, तो बेसिकली राजा बोधचंद्र के बारे में बता रखा है हो गया। और ये हमारे भारत का पहला भाग भी जहाँ पर चुनाव हुए थे। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या मिलता है हमको, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास टॉपिक मिलता है राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन मतलब ये है कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया।
लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों की गठन की मांग हुई। यानी कि जब से देखो हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की सरकार को धीरे धीरे करके हर एक कंडीशन का क्या पड़ना पड़ रहा था, सामना करना पड़ रहा था। पहले तो विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, फिर विरासत और रजवाड़ों को अपने भारतीय संघ के अंदर शामिल करना। अब तीसरी कंडीशन ये उठी थी कि जो हमारी भाषा है, जैसे कि हमारे भाषा के हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से सभी भाषा वाले लोग जितने भी जो भी भाषा जो वो मानते थे, उन भाषाओं के हिसाब से वो अपने देश को मतलब अपने राज्य को एक अलग मानना चाहते थे। यानी कि चाहते थे फॉर एग्जांपल अगर एक पंजाब है हमारा एग्जांपल के तौर पे, तो पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग रहें और आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहें। तो इसी तरीके से अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर उन्होंने अपने नए राज्यों की मांग उठा दी एक भारत के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, भारत भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में पहली बार शामिल किया गया। यानी कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में पहली बार शामिल किया गया कि भाई हम इस पर विचार करेंगे। देन क्या हुआ, तेलुगु भाषी लोगों का कहना था कि मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों के प्रांत को अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। यानी कि मद्रास बेसिकली पहले ना जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत कम राज्य थे उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब तो हमारे भाषा के आधार पर जब राज्य बटे हैं तो उनमें चेंजेस आ गए और बढ़ गए राज्य। तो यही कहना था उनका कि मद्रास का एक प्रांत अलग कर दिया जाए जिसके अंदर तेलुगु भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं और उसको आंध्र प्रदेश घोषित किया जाए। आंदोलन के दौरान ये जो हमारा भाषा और संस्कृति के ऊपर आंदोलन चल रहा था उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के अंदर मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि ये भाषा और संस्कृति के ऊपर जितने भी हमारी चीज़ें चल रही थी ये कोई छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़े लेवल पे चल रही थी, बड़े लेवल पर आंदोलन चल रहे थे। जिसका हमें एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के अंदर मृत्यु भी हो गई थी इस आंदोलन को करते करते। तो अब ये हमने देख लिया आंदोलन हुए, अब सरकारों ने क्या किया इस आंदोलन के ऊपर वो देख। सो स्टूडेंट, सरकारों ने क्या किया, नए राज्यों को पुनर्गठन के टॉपिक के अंदर इस कारण सरकार को ये ऐसा करने पे जो है वो तय से मजबूर हो गई सरकारें, क्योंकि जिस तरीके के आंदोलन चल रहे थे और नेता आंदोलन करते करते बीमार हो रहे थे, कुछों की मृत्यु हो रही थी। तो इस कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य की घोषणा करनी पड़ी और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पूरे भारत के अंदर सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 3 नंबर का प्रश्न ही बन सकता है और 1 नंबर के तो आ ही सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। इसके बाद धीरे धीरे करके और भी कई सारी मांगें उठी कि हमें भी अलग राज्य चाहिए, हमें भी अलग राज्य चाहिए, तो उन मांगों को फुलफिल भी किया गया। ठीक है, तो क्योंकि भारतीय संघ बनाए रखना था ना, अब भारतीय संघ के अंदर अगर हम अपनी जनता की बात नहीं सुनेंगे तो भारतीय संघ बिखर जाएगा, कुछ सोचेगा नहीं, पीपल सोचेंगे कि भाई सरकार तो हमारी बातों को सुन ही नहीं रही या फिर उस पर गौर नहीं कर रही है। तो क्या किया, धीरे धीरे करके हुआ हमारे और भी नए राज्यों का गठन हुआ। लाइक बम्बई का पहला एग्जांपल लेते हैं तो बम्बई के अंदर से महाराष्ट्र बना, गुजरात बना 1960 के अंदर। दूसरा आसम के अंदर सबसे पहला देश जो निकला राज्य निकला था वो था नागालैंड, वो निकला 1963 में। फिर दोबारा आसम को तोड़ा गया, फिर उसमें निकला मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, वो निकला 1972 के अंदर। देन दोबारा आसम को तोड़ा गया तीसरी बार और उसमें निकला मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर। और फिफ्थ आता है हमारे पास उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड निकाला गया 2000 के अंदर। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, बाकी कई सारे राज्य हैं जिनको तोड़कर एक नए राज्यों का गठन किया गया। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज एक और चीज़ बता देता हूँ कि राज्यों का जब पुनर्गठन चल रहा था तो सरकारों को सबसे ज़्यादा डर था कि जो हम ये काम कर रहे हैं यानी भाषा और संस्कृति के आधार पर अपने राज्यों को डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं आगे चल के भारतीय संघ को बिखेर ना दे। बट इसका बिल्कुल विपरीत ही
आंसर हमें देखने को मिला, यानी कि हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। इससे भारत हमारा और भी ग्रो किया। जब एक ही भाषा, एक ही जाति के मानने वाले लोग एक जगह पर रहने लगे तो वो सब चीज़ जानते थे कि भाई वो सामने वाला कैसा है। उन्होंने अपनी टर्म्स के अंदर बिजनेस करने शुरू कर दिए, अपने जैसे बिजनेस, यानी कि जो भी उनके कल्चर में चलता हो। तो इससे भारत की अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था ही बढ़ी, और एक भारत जो है हमारा देश, इसके बाद यानी राज्यों के पुनर्गठन के बाद, जिसकी सबसे ज़्यादा सरकारों को टेंशन थी, इसी के बाद भारत सबसे ज़्यादा मजबूत हमारा देश बन गया था। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2।